नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार एक खबर पर छोटी सी टिप्पणी लेकर आपके बीच में आया हूं। ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है, लेकिन खबर बड़ी है, लंबी नहीं है, महत्वपूर्ण है, ऊंची खबर है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को भाजपा ने अपना नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। जहां पर 15 से अधिक वर्षों से शिवराज सिंह के अकेले के नाम की चर्चा थी, जहां लाडली बहनों के भांजियों के मामा के रूप में शिवराज सिंह ने अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता स्थापित किया था। अब शिवराज सिंह वहां कुछ नहीं है। जो 4 नाम सबसे ऊपर के आए हैं उसमें शिवराज सिंह कुछ नहीं है। उनमें मोहन यादव जो तीसरी बार के एमएलए हैं उज्जैन के, इनको वहां पर नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। यानी ये जितने बार से एमएलए हैं उससे ज़्यादा बार से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उनके अलावा वहां पे जो खबर अभी आ रही है बनने की, इसकी घोषणा नहीं हुई है बाकी लोगों की। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की औपचारिक घोषणा हो चुकी है, ओबीसी की यादव जाति के मोहन यादव। लेकिन जो और लोगों के नाम की घोषणा होने जा रही है, जिनके नाम खबरों में आए हैं, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी तक केंद्रीय मंत्री थे, जिनको वहां से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की घोषणा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जो कि राजपूत समाज से आते हैं। 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं वहां पे, एक जगदीश देवड़ा, एक राजेंद्र शुक्ला। जिन लोगों को इन नामों से ठीक से समझ में नहीं आएगा कि मध्य प्रदेश में ये नाम किन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको मैं बतला दूं, जगदीश देवड़ा वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट जो कि अनुसूचित जाति है, जिसको कहीं कहीं पर दलित कहना मंजूर है, कहीं पर मंजूर नहीं है, उस शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के आरक्षित तबके के दलित देवड़ा, ये एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। एक दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला बनाए जा रहे हैं, जो कि अपने नाम की वजह से जाहिर है कि ब्राह्मण समाज के हैं। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं इन चारों नामों की कि छत्तीसगढ़ के लिए इन नामों का अपने आप में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में भी यही सब कुछ चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कल ही भाजपा ने अपना नया मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय को बनाया है। आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया है। जो बाकी खबरें जो छत्तीसगढ़ में निकल रही हैं उनके मुताबिक डॉक्टर रमन सिंह जो कि 15 बरस तक यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजपूत समुदाय के हैं, उनको यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ऐसा उन्होंने खुद भी मीडिया के साथ बातचीत में कन्फर्म किया है कि उनको पार्टी जो आदेश दे रही है वो आदेश वो पूरा कर रहे हैं। तो औपचारिक घोषणा उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने की नहीं हुई है। अनौपचारिक रूप से डॉक्टर रमन सिंह इस बात को मान चुके हैं कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वो उस बात से खुश भी हैं। शायद खुश इसलिए भी हैं कि एक ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री बनाते समय, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाते समय डॉक्टर रमन सिंह की पसंद का ख्याल रखा गया, क्योंकि आदिवासी तबके से तो 2-3 बड़े नेता कम से कम जीत कर आए हैं। उनमें से किसको बनाया जाए, ऐसी चर्चा है कि उस बारे में डॉक्टर रमन सिंह की राय को वजन दिया गया है। खैर, अभी हम लौट के आते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की भी बात करनी है, जहां भाजपा ने अभी 3 तारीख को ही नतीजे आए हैं और आज 11 तारीख हो गई है। 7 दिन 8 दिन बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होंगे भाजपा इस बात को तय नहीं कर पाई है। लेकिन अगर इन 2 राज्यों के रुझान देखें तो राजस्थान के बारे में कुछ अंदाज लग सकता है। इसलिए हम मध्य प्रदेश के बारे में जातियों के खुलासे के साथ बात कर रहे हैं। ये एक किस्म की एक सामूहिक और संयुक्त सोशल इंजीनियरिंग है जो बीजेपी दिखा रही है। इसको समझिए थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में उन्होंने ओबीसी तबके के ही मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी जगह ओबीसी तबके के ही मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। और मोहन यादव अभी तक शिवराज सिंह के कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन बहुत पुराने नहीं है। 2013 से ही, 10 साल से ही वो विधायक थे। ये तीसरा कार्यकाल है। इनसे वरिष्ठ और लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आपको ध्यान होगा भाजपा ने अपने बड़े दिग्गज सांसदों को वहाँ से उतारा। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे बड़े बड़े सांसदों को, नेताओं को वहाँ से उतारा था। लेकिन वहाँ से मोहन यादव जो कि
एक विधायक हैं वहाँ पे तीसरी बार के, उनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ओबीसी तबके को साधा गया है, जिस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसको भी ध्यान में रख के मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री को बनाया गया है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि यादव मुख्यमंत्री बीजेपी ने यूपी बिहार को भी ध्यान में रख के बनाया है। उत्तर भारत के बड़े बड़े ये दो राज्य हैं जो कि 6 महीने बाद लोकसभा के लिए सबसे अधिक संख्या में सीटें देने वाले हैं। उन दोनों राज्यों में यादवों की संख्या बहुत है। वहाँ पर सच तो यह है कि यादवों की सरकारें ही दोनों राज्यों में कई बार रह चुकी हैं, कई बार। तो यादव समाज वहाँ पर इन दोनों राज्यों का सबसे बड़ा वोटर तबका माना जाता है, संगठित समाज माना जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने शायद छत्तीसगढ़ में ओबीसी को और थोड़ा सा जो खुश करना है वो किया है। राजस्थान के ओबीसी के बीच में भाजपा जो है वो इस बात को साफ करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो ओबीसी और यादव तबका जो यूपी बिहार में है उसको भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। आप कल का छत्तीसगढ़ का फैसला देखिए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विष्णुदेव साय को एक आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी ने बनाया, उसका असर क्या होगा। जो लोकसभा का चुनाव कुछ महीने बाद होने वाला है उसमें देखिए, उसमें तेलंगाना का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा और झारखंड का हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, इन इलाकों में पर्याप्त आदिवासी हैं। उड़ीसा और झारखंड में अधिक संख्या में आदिवासी हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ 1/3 आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कई आदिवासी आरक्षित सीटें हैं और बाकी सीटों पर भी आदिवासी वोटरों की संख्या कम नहीं है। अगर हम विधानसभा जो अभी निपटा है उसको देखें तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 29 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं, तकरीबन 1/3। इसलिए यहाँ पर आदिवासी वोटों को साधने के लिए, न केवल उनका धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने इस बार बड़ी संख्या में आदिवासी विधायक भाजपा के जिताए हैं, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए भी, यानी एक किस्म से विधानसभा का शुक्राना और लोकसभा के लिए नजराना, ऐसा मोदी और शाह की भाजपा कर रही है। आप समझिए इस बात को। लोकसभा चुनाव के पहले जिन तबकों को संतुष्ट करना है उनके तहत छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, ताकि लोकसभा चुनाव जो हो उसमें आदिवासी वोटों का फायदा मिल सके। ये पहली बात। दूसरी बात, हम मध्य प्रदेश की तरफ लौटें तो मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, एक राजपूत नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, एक दलित और एक ब्राह्मण, ये दो वहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। अभी 2 और पद हो सकते हैं वहाँ पर और छत्तीसगढ़ में, जिस पे नाम अभी नहीं आया है। एक डिप्टी स्पीकर का पद हो सकता है और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद हो सकता है, अगर पार्टी कहीं पे प्रदेश अध्यक्ष तय करना चाहे तो, जैसा कि छत्तीसगढ़ में एक ज़रूरत पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में चर्चा ये है कि भाजपा यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है, जिसमें से एक विजय शर्मा है जो कि पार्टी के महामंत्री रहे हैं, और कवर्धा से जिन्होंने मोहम्मद अकबर को पिछले बार की 60,000 की लीड को पूरा का पूरा मटिया मेट करके 40,000 की नई लीड से हराया है। मोहम्मद अकबर को, प्रदेश के अकेले मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अकबर, भूपेश कैबिनेट के ताकतवर मंत्री थे, उनका पिछले चुनाव और इस चुनाव का फासला तकरीबन 1 लाख हो गया है। इतने बड़े जीत पाने वाले विजय शर्मा कवर्धा सीट से, उनको एक डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है, घोषणा नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में। तो अब देखेंगे आप छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री रमन सिंह की शक्ल में एक राजपूत विधानसभा अध्यक्ष, विजय शर्मा की शक्ल में एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, और अरुण साव जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सांसद थे जिन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जो कि विधायक चुन लिए गए हैं, वो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको कि यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। तो आप देखेंगे 4 जातियों को इन 4 जगहों पर छत्तीसगढ़ में एडजस्ट किया है, 4 जातियों को मध्य प्रदेश में एडजस्ट किया गया है। फ़र्क छोटा सा है, मध्य प्रदेश में दलित तबका ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ डिप्टी सीएम दलित तबके का रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में आदिवासी ज़्यादा हैं तो मुख्यमंत्री यहाँ आदिवासी तबके का रखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 4 तबकों को यहाँ 4 को मध्य प्रदेश में संतुष्ट किया गया है, उनको महत्व दिया गया है। और ये चारों ही तबके ऐसे हैं जो कि आसपास के राज्यों में अलग अलग तरीके से वोटरों को प्रभावित करते हैं। इनकी जाति के वोटर जो हैं आसपास के अलग अलग बहुत से राज्यों में हैं जो कि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के या एनडीए के काम आएंगे। अब हम आते हैं एक पल के लिए राजस्थान का फैसला बीजेपी के पास अभी बाकी है। जो चर्चा चल रही है वहाँ पे कि बीजेपी ने कहा था वहाँ अपने विधायकों को कि पार्टी ऑफिस से परे किसी भी नेता से घर जाके न मिले, लेकिन वहाँ ऐसी चर्चा चल रही है, खबरें हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके पक्ष में कुछ विधायक वहाँ पर लॉबिंग कर रहे हैं, दूसरे विधायकों को उनके घर बुला रहे हैं। एक ऐसी चर्चा है कि वहाँ पर कुछ विधायक उनके घर गए भी हैं बीजेपी के, तो ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी से कुछ तिरछे चल रही हैं। लेकिन दल बदल कानून के जो नए नियम आ गए हैं उनको अगर देखें तो वसुंधरा राजे और कांग्रेस के लिए भी ये आसान नहीं होगा कि वो भाजपा से अलग होकर वसुंधरा कांग्रेस की मदद से किसी तरह से सरकार बनाने की कोशिश कर सके, क्योंकि राजस्थान में दो तिहाई विधायकों को भाजपा से अलग करने की ताकत वसुंधरा में शायद अभी नहीं दिखती है। लेकिन हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, हम अटकलबाजी पे नहीं जा रहे हैं। जो ठोस बातें इन 2 राज्यों में सामने आई है, हम इसी का एक विस्तार राजस्थान में देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने वहां पर एक लिस्ट तो बनाई ही होगी अपनी पार्टी की। जो ऊपर की 4-5 पोजीशन हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी स्पीकर या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन जगहों पे वहां पर भी एक वैरायटी देखने मिलेगी जैसी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने मिली है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब 3 राज्यों में एक साथ भाजपा की सरकार बन रही है, 2018 में इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, इस बार पूरी खत्म हो गई कांग्रेस इन 3 राज्यों में सत्ता पे आने से। मटियामेट ऐसी नहीं हुई है कि उसके विधायक ना बचे हों पश्चिम बंगाल की तरह। आपको शायद याद होगा पश्चिम बंगाल में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का जो हाथ छाप जो है वो विधानसभा में पहुंच ही नहीं पाया। जो विधायक वहां भीतर जाते हैं उनके हाथ की शक्ल में ही कांग्रेस का निशान विधानसभा के भीतर पहुंचा है। इन 3 राज्यों में उतनी बुरी हालत तो नहीं हुई है, लेकिन खासी खराब हालत हुई है, उम्मीद से बिल्कुल अलग हट के बात हुई है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। हम पहले भी इस बात को कहते आए हैं कि भाजपा इन 3 राज्यों को एक साथ मिलाकर जातिगत आधार पर एक सोशल इंजीनियरिंग का काम करेगी, अलग अलग जातियों का। एक छोटी सी हैरानी की बात जो अभी लग रही है, छोटी सी हैरानी की बात वो ये है कि ऊपर की 4 पोजीशन के लिए जो चर्चा इन 2 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जिनको तकरीबन तय सा माना जा रहा है, इन 8 पोजीशन में महिला कोई अभी नहीं है। तो राजस्थान में क्या होगा? क्या पार्टी किसी महिला को वहाँ पर कोई महत्व की जगह देगी, या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैबिनेट में ज़्यादा जगह मिलेगी? ये देखने की बात है। महिलाओं को जगह नहीं मिलेगी ऐसा तो मुझको नहीं लगता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह पार्लियामेंट में महिला आरक्षण विधेयक लेके आया है, इन 5 राज्यों के चुनाव में उसका असर मुझको नहीं दिखता, क्योंकि उसके साथ में जिस तरह से 2026 की जनगणना के बाद के परिसीमन के बाद उस आरक्षण के लागू होने की बात की गई है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा को आने वाले 6 महीने बाद भी जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें महिला आरक्षण का बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल सकेगा। शायद इसलिए भी उसको इन तीनों राज्यों के मंत्रिमंडलों में महिलाओं को पर्याप्त जगह देनी होगी। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं बहुत छोटा सा राज्य है, यहाँ पर कुल 12 मंत्री रहते हैं, एक मुख्यमंत्री, ऐसा कुल 13 का आंकड़ा है यहाँ पे। 12 में से कितनी महिला यहाँ पर मंत्री बनाई जा सकती हैं देखने की बात है। लेकिन मैं एक दूसरी बात पे और आ रहा हूँ इससे जुड़ी हुई, बस उसके बाद ये बात आज की खत्म होगी। हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद हुए थे, 2019 में, आपको याद होगा। 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में तो
कमलनाथ जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनकी परंपरागत जो सीट है छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट, वहां से उनके बेटे लड़े थे लोकसभा का चुनाव और प्रदेश की 29 सीटों में जीतने वाले वो अकेले कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार थे, अकेले। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ कुल 2 सांसद बने थे यहाँ से, एक कोरबा से डॉक्टर ज्योत्सना महंत और एक दीपक बैज बस्तर से जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाद में बने और अभी विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। शायद उनका भी ये कहना है, दिल्ली में उन्होंने शायद ये भी कहा है कि उनकी हार के पीछे एक अदृश्य हाथ था। मैं नहीं जानता, बैलेट पेपर पे तो दिखने वाला हाथ था, पीछे अदृश्य था नहीं था उसको वो जानेंगे। खैर, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 सीटें थी वहां पे और 25 की 25 सीटें वहां पे भाजपा एनडीए गठबंधन को मिली थी। भाजपा एनडीए गठबंधन को 25 की 25 सीटें मिली थी और जो कांग्रेस था या कांग्रेस का गठबंधन था उसको नील बटे सन्नाटा मिला था राजस्थान में। तब इसको इस तरह से देखने की जरूरत है, जिन 3 राज्यों की अभी हम मुख्यमंत्री बनाने के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, इन 3 राज्यों में 2018 के चुनाव में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 में 6 महीने के भीतर हुए लोकसभा चुनाव में 65 में से 3 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 65 में से 3, जिसमें से 1 सीट को नहीं गिनना चाहिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे को उनके घर से मिली थी, जिसका कोई बहुत जीत का जश्न मनाने जैसा नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कुल 2 सीटें मिली थी। इस तरह से पिछला चुनाव जो था 65 सीटों पे कुल 1 महिला, कुल 1 आदिवासी और एक कुल अन्य तबके के नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे, ऐसे 3 सांसद 65 में से कांग्रेस को नसीब हुए थे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस का उससे बुरा, इन 3 राज्यों में इससे ज़्यादा बुरा प्रदर्शन हो सकता है इस बार ना हो सकता है कि कांग्रेस की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ें, लेकिन इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब तीनों जगह कांग्रेस की राज्य सरकारें थी, उनके मुख्यमंत्री थे, उनके अधिक एमएलए थे, उस वक्त भी चुनाव वो नहीं जिता पाए। 65 में से कुल 3 सीट उन्होंने पाई थी। इस बार बीजेपी जिस तरह की एक सोशल इंजीनियरिंग करते दिख रही है, 4 जातियों को अभी तक छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी देने की चर्चा है, 4 जातियों को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी देने की चर्चा है, शायद कुछ इसी तरह का राजस्थान में भी हो। तो ऐसा लगता है कि भाजपा की ये सोशल इंजीनियरिंग पिछले लोकसभा चुनाव की 65 सीटों में से कांग्रेस को जो 3 सीटें मिली थी, इन 3 को भी छीनने के हिसाब से भाजपा की एक तैयारी चल रही है। क्या होता है मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि अब तो भाजपा के पास ये तीनों प्रदेश हैं, कांग्रेस इन तीनों प्रदेशों में विपक्ष में है। पता नहीं वो लोकसभा चुनाव में कितना प्रदर्शन कैसा कर पाएगी। यानी इन तीनों राज्यों में सत्ता रहते हुए भी जो लोकसभा नहीं जीत पाई, आज विपक्ष में रहते हुए वो क्या जीत लेगी। और भाजपा जिस बारीकी के साथ जातिगत समीकरण को न केवल इन 3 राज्यों के लिए बल्कि इधर उड़ीसा, इधर झारखंड, इधर तेलंगाना, इधर यूपी, बिहार, शायद हरियाणा, ऐसा कई जगहों को लेकर, कई प्रांतों को लेकर जो जातिगत समीकरण भाजपा ने इन 3 राज्यों में सामने रखे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। ये एक अलग किस्म की सोशल इंजीनियरिंग दिख रही है जो बड़ी बारीकी से तय की गई है। हम कल या परसों जब कभी भी राजस्थान का कुछ तय होगा, उसके बाद इन 3 राज्यों को मिलाकर और एक विश्लेषण करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा हुई है, बाकी जो हैं ये बनने जा रहे हैं, ऐसा पार्टी की तरफ से लोगों ने कहा है, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो हमने जो बात की है, जो विश्लेषण छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का किया है, ये पार्टी के भीतर की जो चर्चा है, जो खबरों में आई है, जिसका किसी ने खंडन नहीं किया है, उस आधार पर हम इतनी बात कर रहे हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए,
लाइक कीजिए, दोस्तों को इसका लिंक भेजिए, टिप्पणी लिखिए कि आपको हमारी बात कैसी लगती है। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर उसका बेल्ट लगा कर रखिए, अगर चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही दो चीज़ें आपकी जान बचाती हैं। हम चाहते हैं कि बरस दर बरस हम कैमरे के आर पार एक दूसरे के सामने इस तरह से रहें, एक दूसरे की बातें सुनते देखते रहें। फिर मिलेंगे।